नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आर्यन विश्वकर्मा और दोस्तों आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। वो है कि एक अच्छा रेज्यूमे, एक इफेक्टिव रेज्यूमे कैसे बनाया जाए। दोस्तों काफी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट मिल रहा था, हमारे व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रेज्यूमे पे एक वीडियो बनाया जाए और कुछ टिप्स शेयर किए जाए। तो दोस्तों प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। आप नीचे दिए गए रेड कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो दोस्तों रेज्यूमे, जिसे कि क्यूरिकुलम विटाए भी कहते हैं या शॉर्ट में सीवी भी कहते हैं। तो दोस्तों सीवी या जो रेज्यूमे होता है ये आपका मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है। यानी कि आप अगर अपने प्रोफेशनल कैरियर में आगे बढ़ने के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो रेज्यूमे, एक अच्छा रेज्यूमे होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिससे कि आप अपने स्किल सेट को, अपनी एबिलिटीज को अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर को सेल करते हैं। और दोस्तों ऐसा रिसर्च बताता है कि एक टिपिकल एम्प्लॉयर जो होता है, अब उनके पास में तो रेज्यूमे बहुत सारी आती है, रेज्यूमे की ढेर रहती है। तो ऐसा माना गया है कि एक टिपिकल एम्प्लॉयर जो होता है जब रेज्यूमे को सर्च कर रहा होता है तो एक रेज्यूमे पे वो मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगाता है। और अगर रेज्यूमे में कुछ कंटेंट अट्रैक्ट करता है तब जाके उसमें फर्दर और 15-20 सेकंड और लगाता है और फिर उसके बाद में रेज्यूमे को साइड कर देता है। भैया इसमें कुछ मसाला है, कुछ कंटेंट है, कुछ काम का है, इसको डिटेल में देखते हैं। यानी कि पहले जब रेज्यूमे बहुत सारे आ गए उसमें से छांट के कुछ अच्छे रेज्यूमे को साइड किया जाता है। तो अगर आपका उन छांटे हुए अच्छे रेज्यूमे में से आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी तो आगे की जॉब की अपॉर्चुनिटी ही खत्म हो गई। तो इसके लिए दोस्तों जानना बहुत जरूरी है कि हम जो रेज्यूमे बना रहे हैं कैसे बनाएं ताकि वो पहली ही नजर में जो हमारा पोटेंशियल एम्प्लॉयर है उनको अट्रैक्ट करे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम जानेंगे कि एक अच्छे रेज्यूमे के लिए बेसिक डिजाइन और स्ट्रक्चर क्या होता है और हम अच्छे रेज्यूमे बनाने के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, यानी कि व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हाट नीड नॉट टू बी डन, ये भी हम आज जानेंगे। और एक रेज्यूमे का हम टेम्पलेट भी देखेंगे, उसको समझेंगे और इसके बाद में कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा कि रेज्यूमे बनाते समय में क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बनती है और उनको कैसे अवॉइड किया जाए। तो दोस्तों आगे बढ़े। तो दोस्तों रेज्यूमे को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि रेज्यूमे जो होता है ये आपको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आप जिनको की पोटेंशियल एम्प्लॉयर हायर करना चाह रहा है, सिलेक्ट करना चाह रहा है, रिक्रूट करना चाह रहा है, वो रेज्यूमे जो है आपको रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों रेज्यूमे देखने के बाद में पोटेंशियल एम्प्लॉयर को ये पता चलता है कि हम जिस कैंडिडेट को हायर करना चाह रहे हैं उस कैंडिडेट का स्किल्स क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसके अचीवमेंट्स हैं, क्या ये हायर करने के लिए सही है। इनफैक्ट कुछ कम्युनिकेशन स्किल भी आपके रिप्रेजेंट होते हैं रेज्यूमे के द्वारा। और दोस्तों अगर पोटेंशियल एम्प्लॉयर आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करना भी चाह रहा है तो उसके पहले, यानी कि आपके पहुंचने से पहले आपका रेज्यूमे उनके पास में पहुंच गया है, यानी कि आपके बारे में कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग आपके रेज्यूमे से उनको हो जा रही है। तो इसलिए बहुत मायने रखता है कि आपका रेज्यूमे एक अच्छा रेज्यूमे, स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे, अट्रैक्टिव रेज्यूमे हो। और ये आपके राइटिंग स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करता है कि ये जो बंदा है इसका प्रेजेंटेशन कैसा है, कंटेंट कैसे लिखता है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा आपको अगर सिलेक्ट भी करना है इंटरव्यू के लिए, पहले राउंड के लिए, तो भी उनको कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए होता है जो कि आपका रिज्यूमे उनको बताता है कि भैया ये जो बंदा है इसका नाम ये है, इसका मेल आईडी ये है और इसका फोन नंबर भी ये है। बुलाना है तो इसको इस नंबर पे कॉल कर लो या मेल डाल दो। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि एक अच्छा रिज्यूमे को कैसे ड्राफ्ट करना है, उसका स्ट्रक्चर, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए और क्रिटिकल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। तो दोस्तों अपने रिज्यूमे में सबसे पहले आपका ऊपर में बड़े अक्षरों में आपका नाम आना चाहिए और नाम के साथ साथ में आपका एड्रेस और आपका जो की कॉन्टैक्ट है, यानी कि मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, आप उसको जरूर मेंशन कर लें। क्योंकि आज के टाइम में एम्प्लॉयर जो होता है मोस्टली अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयज को मेल के द्वारा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, या अगर आप किसी कंसल्टेंट के द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए हैं
तो कंसल्टेंट भी आपको पहले जनरली मेल ड्रॉप करते हैं या तो आपके मोबाइल पर आपको रीच करने की कोशिश करेंगे। तो आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी टॉक में मेंशन होना चाहिए। और दोस्तों आपका जो नाम है बहुत ही प्रोमिनेंटली सबसे ऊपर में मेंशन होना चाहिए, क्योंकि जब आपका एम्प्लॉयर या कंसल्टेंट अगर आपके रिज्यूमे को अपने हाथ में लेते हैं तो आपका नाम साफ साफ बड़े अक्षरों में ऊपर में नजर आना चाहिए कि हम जिस बंदे का रिज्यूम देख रहे हैं वो बंदा है कौन। इसके अलावा एक अच्छा प्रैक्टिस ये भी होता है कि आप अपना एक छोटा सा फोटोग्राफ आप ऊपर में कॉर्नर में डाल सकते हैं। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है वो आता है कैरियर ऑब्जेक्टिव। दोस्तों जब हम कैरियर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट को याद रखने की जरूरत है। पहला एलिमेंट जो है वो है हु आई एम, मैं कौन हूं, व्हाट आई वांट टू बी, मैं क्या बनना चाहता हूं, एंड व्हाट आई कैन डू फॉर योर कंपनी, मैं आपकी कंपनी के लिए क्या कर सकता हूं। तो ब्रॉड लेवल में कैरियर ऑब्जेक्टिव जो है अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर को ये बताता है कि ये जो बंदा है ये है क्या और ये क्या बनना चाहता है, क्या ये हमारे लिए हायर करने के लिए सही कैंडिडेट है क्या। तो दोस्तों एक एग्जांपल देख लेते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव का। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ जॉब वेयर थ्रू स्मार्ट वर्क एंड नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स आई कैन कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई कंपनी। The job should provide a chance for higher responsibilities through self development। यानी कि यहां पर आप बताना चाह रहे हैं कि थ्रू स्मार्ट वर्क, भैया मैं स्मार्ट वर्क करूंगा, आपकी पर्सनालिटी बता रही है, एंड नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स, यानी कि आप में मैनेजरियल स्किल्स है, यू नो हाउ टू मैनेज थिंग्स, है ना। और आप ये भी बताना चाह रहे हैं कि मैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं स्मार्ट वर्किंग से और मेरी मैनेजरियल स्किल से। तो ये जो है बहुत ही क्लियरली एम्प्लॉयर को एक मैसेज दे रहा है कि ये बंदा जो है स्मार्ट वर्कर है, इसमें मैनेजरियल स्किल्स है और ये हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमको हेल्प करेगा। और ये जो बंदा है ये हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से घबराता नहीं है और ये सेल्फ डेवलपमेंट भी चाहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है शुरुआत में रिज्यूमे में प्रेजेंट करना। दोस्तों मैं आपको जो यहाँ पर रिज्यूमे दिखा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि सेम रिज्यूमे और सेम स्ट्रक्चर हर एक लेवल के लिए अप्लाई करे। ये एक जनरल रिज्यूमे है जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में फिट करेगी, लेकिन अगर आप सीनियर लेवल में हैं, अगर आपके 15-20 साल के एक्सपीरियंस हैं, तो हो सकता है कि आपको अपने कंटेंट में कुछ कस्टमाइज करना पड़ेगा। मोस्टली अगर मैं बात करूं फ्रेशर्स के लिए, या तो अगर आप मिडिल लेवल में हैं तो जो कंटेंट हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वो मोस्टली फिट करेगा। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा क्रिटिकल एलिमेंट आता है रिज्यूमे में वो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बताने का जनरली 2 तरीका अपनाया जाता है। पहला तो है कि आप उसको इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में या टेबल्स में आप दिखा सकते हैं, दूसरा है बुलेट फॉर्म में। तो आप चूज कर लीजिए आपके लिए कौन सा सुटेबल होता है। तो आप इसमें कोशिश करें कि आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, सबसे पहले आपके जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन या सबसे जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है आप उसको हाईलाइट करें और उसके बाद में पहले वाले क्वालिफिकेशन को हाईलाइट करें। आपने किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से आपने पास आउट किया है, स्कूल कॉलेज का नाम, बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज भी मेंशन कीजिए। दोस्तों अगर आपके कॉलेज में, स्कूल में परसेंटेज अच्छे आए हैं तो आपको जरूर हाईलाइट करना चाहिए। अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छे नहीं आए हैं तो आप देखिए कि आपको बताना है या नहीं। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन कुछ एम्प्लॉयर जो रहते हैं वो स्पेसिफिकली डिमांड करते हैं कि आप परसेंटेज भी मेंशन कीजिए। और ये जनरली जो होता है ये फ्रेशर्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होता है, क्योंकि फ्रेशर्स तो नए नए फील्ड में आए हैं, कोई एक्सपीरियंस है नहीं बताने के लिए। तो उनके लिए बताने के लिए है क्या, किस कॉलेज से पास आउट किया है और कितना मार्क्स आया हुआ है। तो जनरली फ्रेशर्स के लिए तो बताना एक हद तक जरूरी हो जाता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं उनको डिपेंड करता है कि आपको बताना है कि नहीं बताना है। हाँ, लेकिन आपने अगर अच्छे स्कोर्स लाए हैं तो जरूर हाईलाइट करें। दोस्तों नेक्स्ट एलिमेंट जो है एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। अक्सर क्या होता है, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आप कुछ एक्सपर्टीज होती है, आपको उनको हाईलाइट करना चाहिए। और दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम आगे में जब टिप्स वगैरह पे हम डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, लेकिन आप कोशिश करें कि जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके रिलेवेंट एक्सपर्टीज जो हैं आप यहाँ पर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में हाईलाइट करें। जैसे देखिए यहाँ पर हमने कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज या एक्सपर्टीज हमने हाईलाइट की है। ये है क्वालिटी प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे कि स्पेशलिस्ट इन बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड बिजनेस प्रोसेस मैपिंग,
स्पेशलिस्ट इन लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये लीन मैन्युफैक्चरिंग की प्रैक्टिस में मेरी स्पेशलाइजेशन है। डेवलपिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन लीन सिक्स सिग्मा, लीन मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चेंज मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। यानी कि हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं कि मेरी एक्सपर्टीज जो है इन सारे एरियाज में है। तो अगर आप स्पेसिफिक इस एरिया में अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है शॉर्टलिस्ट होने के लिए। तो दोस्तों डिपेंड करता है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, किस फील्ड में है, किस इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, उससे रिलेवेंट जो आपकी एक्सपर्टीज है आप कस्टमाइज कर लीजिएगा। आप एक ही एक्सपर्टीज, एक ही सीवी बना के हर एक जॉब के लिए अप्लाई मत कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्रिटिकल एलिमेंट जो है ट्रेनिंग अटेंडेड एंड सर्टिफिकेशंस। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो हो सकता है कि आपने कॉलेज के दौरान में, स्कूल के दौरान भी कुछ आपने सेशंस अटेंड किए हों जहां पर आपकी कुछ लर्निंग हुई हो, है ना, स्कूल कॉलेज के क्लासेस के अलावा, तो आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं और आपने कंपनियों में काम किया हुआ है तो आपने कुछ अगर एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग लिया हुआ है जिसको कि हाईलाइट करने की जरूरत है तो उनको जरूर हाईलाइट करें, क्योंकि हर एक एम्प्लॉयर चाहता है कि हम ट्रेंड बंदों को हायर करें जिन्होंने कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशंस अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा लिए हों, तो आप उनको हाईलाइट करना मत भूलिए। तो दोस्तों यहां पर हमने कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन हाईलाइट किए हुए हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि सर्टिफाइड सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट, सर्टिफाइड लीड ऑडिटर ISO 9001, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग बाय TUV ऑन ट्रेन द ट्रेनर, 2 days सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग ऑन कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। और अगर आपने किसी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लिया हुआ है तो उनका नाम भी हाईलाइट करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि बहुत मैटर करता है। दोस्तों नेक्स्ट एलिमेंट जो आता है वो है अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। दोस्तों ये भी काफी क्रिटिकल एलिमेंट्स है किसी भी रेज्यूमे के लिए कि ये जो बंदा है इसने अपने स्कूल के कैरियर में, कॉलेज के कैरियर में या प्रोफेशनल कैरियर में क्या इसकी कुछ अचीवमेंट्स हैं या क्या इसको कुछ रिकॉग्निशन मिली हुई है, तो वो भी हाईलाइट करना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने हाईलाइट किया हुआ है अवार्डेड बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2 years इन ए रो, है ना, यानी कि ये जो बंदा है इसने लगातार 2 साल बेस्ट परफॉर्मर का इसको अवार्ड मिला है। बैग्ड फर्स्ट प्राइज इन क्वालिटी काउंसिल फोरम ऑफ इंडिया क्वालिटी सर्कल कंपटीशन, यानी कि इसने क्वालिटी सर्कल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट प्राइज लेके आया था, और इसको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी मिला था किसी कंपनी से किसी पर्टिकुलर फील्ड में। दोस्तों यहां पर मैं आपको जो दिखा रहा हूं मैंने काफी सारे जगहों में कंपनी का नाम नहीं लिया है, मैंने XYZ या TTT कर दिया है ऐसे, लेकिन आप लोग जब इसको एक्चुअल में बनाएं तो आप कंपनी का नाम या जो इंस्टीट्यूट है उनका नाम आप प्रोमिनेंटली हाईलाइट करें। दोस्तों अवार्ड एंड अचीवमेंट में अगर आप फ्रेशर्स हैं और आपने कॉलेज के दौरान में या स्कूल के दौरान में किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है, या अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं और आपने अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान में किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है और लगता है कि वो हाईलाइट करना चाहिए तो उसको भी जरूर हाईलाइट करें। तो या तो आप उसे अचीवमेंट से कैटेगरी में डाल सकते हैं या एक अलग से हेडिंग बना लीजिए प्रोजेक्ट्स, और उस प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आप प्रोमिनेंटली हाईलाइट कीजिए कि किस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में या प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया हुआ है और उससे क्या डिलीवरेबल्स थे। दोस्तों अब आ जाते हैं हम एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट में, इनफैक्ट कहें तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट में, और दोस्तों वो है जॉब एक्सपीरियंस। यानी कि अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो जो आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर है वो जानना चाहेगा कि ये जो कैंडिडेट है इसने किन किन कंपनियों में काम किया हुआ है, किस पोस्ट में काम किया हुआ है, कितने साल के लिए काम किया हुआ है और इसकी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, और उस जॉब में काम करने के दौरान में क्या कुछ स्पेसिफिक अचीवमेंट्स हैं क्या। दोस्तों यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी चाहिए कि आपने अगर 4-5 कंपनियों में काम किया है तो कोशिश करें कि आपका जो जॉब एक्सपीरियंस का डिस्क्रिप्शन हो, सबसे पहले आप जो लेटेस्ट कंपनी है आप उसको हाईलाइट करें, क्योंकि आप जिस लेटेस्ट कंपनी में काम कर रहे होंगे आपका पोजीशन ज्यादा होगा, सैलरी भी ज्यादा होगी, तो ये अच्छा होता है कि आप सबसे पहले जो हायर पोजीशन है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीजें हैं, आप पहले उसको बताएं, उसके बाद में उसके पिछले कंपनी में चले जाएं और ऐसे करते करते आप पहले कंपनी तक जा सकते हैं, यानी कि बैकवर्ड यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो यहाँ पर रेज्यूमे में आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपका जो रोल आपने प्ले किया था या कर रहे हैं जिस कंपनी में, वो क्लियरली आना चाहिए। इसके बाद में
आपने उस कंपनी में कितने ड्यूरेशन के लिए काम किया हुआ है, वो ड्यूरेशन क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और दोस्तों, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, कुछ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हाईलाइट कीजिए। उसके अगर जो क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं आप उसको बोल्ड में कर सकते हैं। और इसके अलावा उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के दौरान में क्या आपकी कुछ की अचीवमेंट्स हुई थी, आप उन अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना ना भूलें, क्योंकि पोटेंशियल एम्प्लॉयर जो है वो बिल्कुल जानना चाहेगा कि बंदा जो है काम ही सिर्फ करता है या कुछ इसके अचीवमेंट्स भी होती हैं, है ना। तो जो कुछ आपके अचीवमेंट्स या ब्रेक थ्रू अचीवमेंट्स आपने कुछ किया हुआ है तो उसको प्रोमिनेंटली हाईलाइट करें। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी में मेंशन किया है, ये जो बंदा है इसका रोल था मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस और एमआर यानी कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव का रोल था, और इसने मई 2006 से अभी तक काम कर रहा है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ना, सपोर्ट प्लान्स टू ड्राइव जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम, ये जीरो डिफेक्ट के प्रोग्राम को ड्राइव करता है। सपोर्ट प्लांट्स इन ट्रांजिशन फ्रॉम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि प्लांट को सपोर्ट किया है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ट्रांजिशन में। इस तरीके से आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन कर दिया। और अचीवमेंट्स में हम बता रहे हैं कि रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी फ्रॉम 12% टू 5.9%, यानी कि मैंने इतना रिडक्शन किया है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में, अगर आप मुझे हायर करोगे तो आपके यहां पर भी मैं कर सकता हूं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम, बेस्ट सप्लायर अवार्ड फ्रॉम कस्टमर सो एंड सो, यानी कि मैंने जब काम किया तो मेरे कंपनी को हमारे कस्टमर से बेस्ट सप्लायर का अवार्ड मिला, यानी कि मैं अच्छा काम करता हूं, तो आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो यहाँ पे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पहले दिखा दीजिए, उसके बाद में उसके पहले कंपनी का आप सारे डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन करते जाइए। दोस्तों, एक अच्छा रिज्यूमे जो होता है 2 पेज का ठीक ठाक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका जो रिज्यूमे है 1 to 2 पेज का मैक्सिमम हो। हाँ, अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपका 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप कोशिश करें कि आपका जो रिज्यूमे है वो 3 से 4 पेज का बन सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितनी मैच्योरिटी लेवल पे हैं और कितना उसमें एलिमेंट्स हैं। मसाला अगर सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला पन्ना जो है सॉलिड है, लगभग मेजोरिटी एलिमेंट मुझे मिल जा रहे हैं, जब दूसरे पन्ने में मैं गया तो कंटेंट की कमी है, तीसरे पन्ने में कुछ है ही नहीं। अगर इस तरीके से रहेगा तो प्रॉब्लम है, यानी कि आपका हर पेज जो है वो प्रोपोर्शनेटली बैलेंस्ड होना चाहिए। दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस शो करने के बाद में आप अपने पर्सनल डिटेल्स भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। मैंने काफी बार देखा है कि जो काफी सारे लोग रहते हैं पर्सनल डिटेल्स में अपने नाम को दोबारा रिपीट करते हैं। भैया, आपने नाम तो पहले ऊपर बता चुके हो एक बार, दोबारा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप कोशिश करें कि किसी एलिमेंट को बार बार रिपीट ना करें, वो अच्छा इंडिकेशन नहीं देता है। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में आप अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारे एम्प्लॉयर के लिए जानना कि जो बंदा है उसका एज क्या है। क्योंकि काफी सारे जॉब में क्या होता है, मैच्योर लोगों की जरूरत पड़ती है, 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस या 10 साल का एक्सपीरियंस, और कुछ जगहों में यंग डायनामिक लोगों की जरूरत पड़ती है। तो आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर जो हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हम जिस बंदे का रिज्यूमे देख रहे हैं भैया वो है कितने एज का। लैंग्वेज नोन, यानी कि आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं। दोस्तों, ये इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है इसके अलग अलग एरिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अगर आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर हो रहे हैं या जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो आपको अगर लोकल लैंग्वेज मालूम है तो आपके लिए एडवांटेज रहेगा। तो आपके एम्प्लॉयर के लिए भी ये मालूम होना जरूरी है कि ये जो कैंडिडेट है इसको कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं आपके भाषाएं जो आप लिख पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी मदर लैंग्वेज जो सबसे पहले लिखिए। अगर आपकी मदर लैंग्वेज हिंदी है तो आप पहले हिंदी लिखें, इंग्लिश ना लिखें। आप पहले जो लैंग्वेज लिख रहे हैं इसका मतलब होता है कि आपका मदर टंग जो है वो हिंदी है। अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं इसका मतलब एक इंडिकेशन है कि आपकी मदर टंग जो है वो इंग्लिश है। आपकी जो हॉबीज हैं आप हॉबीज मेंशन कर लीजिए, क्रिकेट, राइटिंग, स्टोरी, सिंगिंग। दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो हॉबीज रिलेवेंट है आप उन्हीं को दिखाएं। ऐसे कोई हॉबीज को आप यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश ना करें जिससे कि आपका इमेज खराब हो जाए, चाहे वो आपका हकीकत में हॉबीज हो। दोस्तों, पर्सनल डिटेल्स एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका स्ट्रेंथ। आप शॉर्ट एनालिसिस तो पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका जो क्रिटिकल स्ट्रेंथ है आप पोटेंशियल एम्प्लॉयर को हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि मैं जो हूं मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, मैं एक टीम प्लेयर हूं
और मैं एक स्मार्ट वर्कर भी हूं। अब एक्चुअल में क्या है ये तो इंटरव्यू में या बाद में पता चलेगा, लेकिन फिर भी आप यहां पर हाईलाइट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर को कि भैया मैं तो समझता हूं एटलीस्ट कि मैं ये तो हूं, जानना है परखना है तो बुलाओ इंटरव्यू के लिए, है ना। तो एटलीस्ट आगे के लिए आपका रास्ता तो क्लियर हो रहा है। दोस्तों पर्सनल डिटेल्स में और बेकार की चीजें जैसे कि पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर को मेंशन करने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली आपका जो रिक्रूटर है या कंसल्टेंट ने आपको बोला है कि भैया इसको मेंशन करो, क्योंकि एम्प्लॉयर को इनकी जरूरत है। अगर जरूरत है तो उनको मेंशन कीजिए, वरना उनको अवॉइड कीजिए। और दोस्तों इसके अलावा मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, अगर आप किसी प्रोफेशनल बॉडीज के मेंबर हैं, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन होता है अच्छे प्रोफेशनल्स के लिए, यानी कि आपके एम्प्लॉयर को इंडिकेशन जा रहा है कि भैया ये बंदा जो इस फील्ड में है ये अच्छे प्रोफेशनल बॉडीज के साथ में अटैच्ड है, यानी कि अपने आप को अपडेट रख रहा है। क्योंकि अक्सर क्या होता है इंटरव्यू के दौरान में ये एम्प्लॉयर जो है जानना चाहता है कि जो कैंडिडेट है अपने आप को अपडेट रखने के लिए क्या करता है ना। तो यहां पर आप इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं एक एक्टिव मेंबर हूं क्वालिटी हब इंडिया का, मैं एक एसोसिएट मेंबर हूं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी का, यानी कि मैं अपने नॉलेज बैंक को अपडेट करता रहता हूं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे हमारे रिज्यूमे के, यानी कि स्ट्रक्चर, लेआउट और कंटेंट को मैंने ब्रॉड लेवल में आपको एक्सप्लेन किया। आशा करता हूं कंटेंट में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। आइए दोस्तों आप समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स जो कि बहुत जरूरी है और काफी लोग उसमें गलतियां करते हैं। तो दोस्तों आइए पहले समझते हैं कि व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। कुछ डूज हम समझ लेते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों कि कभी भी आप एक रिज्यूमे ना बनाएं, क्योंकि आप हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड हो अलग अलग तरह के फील्ड में अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप एक ही रिज्यूमे को अलग अलग जॉब पोस्टिंग में अगर अप्लाई करेंगे तो आपके शॉर्टलिस्टिंग की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग रिज्यूमे बनाएं। जैसे कि अगर आप क्वालिटी प्रोफेशनल हैं और आपने ऑपरेशनल एक्सीलेंस के फील्ड के लिए आपने अप्लाई किया है तो उन एलिमेंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश करें एक रिज्यूमे में। अगर ऐसे कोई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां पर कि स्पेसिफिकली लीन मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है तो एक रिज्यूमे में आप उन एलिमेंट्स को हाईलाइट करते हुए उनसे रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स, उनसे रिलेवेंट अचीवमेंट्स को आप हाईलाइट कीजिए। और दोस्तों अगर आप जॉब की तलाश में हैं, जो जॉब वेबसाइट्स हैं उसमें अपने रिज्यूमे को अपलोड करना चाहिए और उसके लिए आप किसी एक जॉब साइट पर डिपेंड ना करें। काफी सारे अच्छे अच्छे जॉब साइट्स हैं, आप उन मल्टीपल जॉब साइट्स में अपने अपने रिज्यूमे को अपलोड कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्रिटिकल डूज जो है वो है ऐड कीवर्ड्स इन रिज्यूमे। दोस्तों जब जॉब साइट्स में कंसल्टेंट या पोटेंशियल एम्प्लॉयर जो आपके होंगे जब सर्च करते हैं तो सर्च के दौरान में वो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनके हिसाब से वो सर्च करते हैं। जैसे कि अगर सिक्स सिग्मा में चाहिए उनको, वो सिक्स सिग्मा डालेंगे, सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट डालेंगे, सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट डालेंगे। अगर उनको एक लीन मैनेजर चाहिए तो लीन मैनेजर टाइप करके एंटर करेंगे और उसके हिसाब से वो सर्च किया था, यानी कि फिल्टर होके वो रिज्यूमे सामने आ जाएगी। तो अगर आपके रिज्यूमे में वो एलिमेंट्स नहीं होंगे तो आपके रिज्यूमे जो हैं वो कहीं पर हाइड हो जाएगा और वो सामने में नहीं आएंगे, तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो खत्म हो गई। हाँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप अपने सेंटेंसेस में किसी पर्टिकुलर वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हो तो वो जबरदस्ती का ठूसा हुआ सा ना लगे, प्रॉपरली फिट होना चाहिए, यानी कि आपकी ड्राफ्टिंग जो है वो सही प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए। दोस्तों रिज्यूमे के लिए एक और इंपॉर्टेंट डूज जो है अवॉइड बिग सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। कभी भी अपने रिज्यूमे में बड़े बड़े सेंटेंसेस या बड़े बड़े पैराग्राफ्स को बिल्कुल मत लिखिए। किसी को भी लंबा चौड़ा पढ़ना पसंद नहीं है ना। आप उसके जगह में अपने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को बुलेट पॉइंट्स में हाईलाइट करें। दोस्तों आपका जो रिज्यूमे है उसका आप एक ही फॉन्ट रखें, यानी कि अगर आपने डिसाइड किया है कि टाइम्स न्यू रोमन रखना है तो पूरा का पूरा रिज्यूमे जो है आपका टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ जगह में आपने टाइम्स न्यू रोमन इस्तेमाल कर लिया, कुछ जगह में आपने एरियल इस्तेमाल कर लिया, कुछ जगह में कैलिब्रेज इस्तेमाल कर लिया। तो इससे एक इंडिकेशन जाता है एम्प्लॉयर को कि भैया ये जो बंदा है कैजुअल है, जो अपना सीवी सही तरीके से नहीं बना पा रहा है, वो हमारी कंपनी में काम कैसे सही करेगा, है ना। तो फॉन्ट टाइप आप सिलेक्ट कर लीजिए, सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्रिटिकल एलिमेंट जो है दोस्तों वो है फॉन्ट साइज, यानी कि फॉन्ट साइज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि आपका जो रिज्यूमे है ब्रॉडली अगर 12 का फॉन्ट है सफिशिएंट है। हाँ, जो क्रिटिकल हेडिंग्स हैं
आप उसको 14 का रख सकते हैं या बोल्ड में 12 का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो नाम है टॉप में जो लिखेंगे प्रोमिनेंटली, उसको 16 का फॉन्ट रख सकते हैं, क्योंकि नाम सबसे पहले बोल्ड में और प्रोमिनेंटली नजर आना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों, जो कि है प्रूफ रीडिंग। यानी कि होता क्या है, बहुत बार मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस में देखा हुआ है, जब हम इंटरव्यू लेते हैं या जब शॉर्ट लिस्टिंग करने की कोशिश करते हैं रिज्यूमे का, बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, पंक्चुएशन मिस्टेक्स निकलते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स निकलते हैं। ये एक इंडिकेशन देता है कि जो बंदा है बड़ा कैजुअल है, अपने रिज्यूमे को जो सही तरीके से ड्राफ्ट नहीं कर पा रहा है, जो कंटेंट को रिव्यू नहीं कर पा रहा है, इतनी गलतियां कर रहा है, अपने काम को सही तरीके से कैसे करेगा वो, है ना। तो अपने रिज्यूमे को बार बार पढ़ें, ऊपर से नीचे तक पढ़ें, नीचे से बैकवर्ड पढ़ें उसको, और ढूंढें कि कोई स्पेलिंग एरर्स, कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, कहीं पर कोई पंक्चुएशन का मार्क तो छूट तो नहीं गया है, या गलती से ऐड तो नहीं हो गया है। नेक्स्ट जो क्रिटिकल एलिमेंट है दोस्तों, वो है चेक ऑल नंबर्स। आपने जितने भी नंबर्स मेंशन किए हैं, चाहे वो डेट्स हो, ईयर्स हो, परसेंटेज मार्क्स हो, या अचीवमेंट्स में आपने कुछ नंबर दिए हो, उसको प्रॉपरली चेक कर लीजिए, कहीं नंबर्स में कोई गलतियां तो नहीं है। अगर गलतियां हैं तो उसको करेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों डूज में जो हमारा लास्ट टिप है, वो है आस्क योर कलीग टू चेक योर रेज्यूमे। काफी बार क्या होता है, हम जब बार बार एक ही चीज को देखते हैं तो हमारा माइंड एक तरीके से सेट होता है, और कुछ गलतियां होने के बाद भी हमको पकड़ में नहीं आता है। तो कोशिश करें कि आपका अगर जो कोई क्लोज फ्रेंड या कलीग हो, आप उसको अपना रिज्यूमे दीजिए, और उसको कहीं पर लगता है कुछ इंप्रोवाइजेशन करना है, कुछ एरर्स है, तो वो हाईलाइट करें और उसको आप करेक्ट कर लें। तो दोस्तों डूज के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डोंट्स हैं जो कि आपको नहीं करना है, अवॉइड करना है, उनको भी जानना जरूरी है। तो पहला जो इसमें आपके लिए टिप है, वो है डोंट यूज फैंसी पेपर्स। कोई फैंसी पेपर, कोई कलरफुल पेपर या ऐसा कोई पेपर का इस्तेमाल ना करें अपना रिज्यूमे का प्रिंट आउट लेके भेजने के लिए, जो कि देखने में अनप्रोफेशनल लगेगा। हाँ, कहीं कहीं पर अगर आप किसी ऐसे क्रिएटिव फील्ड में हैं जहां पर कि आपको क्रिएटिविटी अपनी दिखानी है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काफी कॉशियस रहिएगा और वैलिडेट कर लीजिएगा कि सही में ये पेपर चलेगा या उसमें कुछ नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा। बेटर है सेफ साइड में रहना दोस्तों। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा A4 का व्हाइट पेपर। डोंट यूज जार्गन्स एंड स्लैंग्स। दोस्तों काफी बार क्या होता है, काफी सारे लोग जो रहते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, है ना, हम जार्गन का इस्तेमाल करते हैं या स्लैंग्स का इस्तेमाल करते हैं, आई वाना डू, यू गोना, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो लेकिन आपकी जो रिज्यूमे होगी, आप रिज्यूमे में कोई भी स्लैंग या इस तरह के जार्गन्स का आप इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये खराब इंडिकेशन देगा आपके एम्प्लॉयर को। डोंट यूज एक्रोनिम विच इज नॉट वेरी कॉमन। कुछ एक्रोनिम काफी कॉमन होते हैं दोस्तों, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काफी सारे एक्रोनिम जो होते हैं आपको लगता है कि वो जरूरी है, लेकिन आपको अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर के नजर से भी देखना है कि जो बंदा मेरे रेज्यूमे को देखेगा, क्या वो इस एक्रोनिम को समझ पाएगा। अगर लगता है नहीं, तो बेटर है आप उसको अवॉइड करें और उसका फुल फॉर्म ही लिखें। नेवर यूज एनी नेगेटिव पॉइंट अबाउट यू लाइक शोइंग योर वीकनेसेस। दोस्तों आपकी कुछ वीकनेसेस होंगी, आप हो सकता है कि ईमानदारी से आप चाह रहे हो कि मैं अपनी वीकनेसेस को, स्ट्रेंथ तो मैंने बता ही दिया है, अपनी वीकनेसेस को भी मैं रिज्यूमे में बता दूं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपका जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर है या जो रिक्रूटिंग एजेंसी है अगर शॉर्टलिस्ट करेगा, वो किस तरीके से चीजों को परसीव करता है। अगर उसको पसंद नहीं आया तो वहीं पर आपका रिज्यूमे आउट हो जाएगा। तो कोशिश करें कि इस तरह की चीजों को आप अवॉइड करें अपने रिज्यूमे में मेंशन करने के लिए। हाँ, इंटरव्यू के दौरान में अक्सर इस तरह के सवाल आते हैं कि अपने कुछ वीकनेसेस हैं तो बताइए, तो उसके लिए मेंटली तैयार रहिएगा कि मुझे उसको कैसे मैनेज करना है। और दोस्तों कहीं से भी आपका रिज्यूमे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने इंटरनेट से कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। कहीं से कुछ अगर एलिमेंट आपने अगर इंटरनेट से उठाया भी है तो उसको कस्टमाइज कर लीजिए। काफी बार क्या होता है, कुछ लोग इंटरनेट से अलग अलग जगह से कुछ कुछ एलिमेंट उठाते हैं और उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देते हैं, तो उनका फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप सारे अलग अलग होते हैं, अलाइनमेंट गड़बड़ होता है ना, और ये सही इंडिकेशन नहीं देता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दोस्तों कि आप अपना रिज्यूमे जो A4 के पेपर में बनाएंगे उसमें से कोशिश करें कि अलाइनमेंट सही रहे, लेफ्ट साइड में कम से कम आप 1 इंच छोड़ दें। काफी बार क्या होता है, रिज्यूमे को पंच करके फाइल किया जाता है,
तो पंच करने के बाद में पंच का जो होल आएगा वो आपके ब्लैंक एरिया में आना चाहिए, यानी कि आपका कंटेंट जो है 1 इंच के बाद से शुरू होना चाहिए। करीबन 1.5 इंच ऊपर से छोड़ दीजिए और 1 इंच लेफ्ट साइड में छोड़ दीजिए। एक अच्छा प्रैक्टिस होता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी रिज्यूम बनाने के टिप्स काम आएंगे आपके कैरियर के ग्रोथ के लिए। प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी उनके कैरियर ग्रोथ के लिए एक अच्छे रिज्यूम बनाने के टिप्स काम में आए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल के बाकी वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।